नमस्कार। आप देख रहे हैं डीए न्यूज प्लस का खास कार्यक्रम चर्चा है और चर्चा है लेकर हाजिर हूं मैं शकील साजिद। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा आज भारत के सबसे कामयाब और सम्मानित बिजनेसमैन में एक है। उनकी कामयाबी की कहानी पैसा कमाने के बारे में ही नहीं बल्कि एक पुरानी पारिवारिक कंपनी को दुनिया के नक्शे पर ले जाने की है। आनंद महिंद्रा ने पढ़ाई अमेरिका की मशहूर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से की, जहां उन्होंने फिल्म और आर्किटेक्चर जैसे अलग विषयों को समझा और बाद में बिजनेस की बारीकियां सीखी। जब कंपनी की कमान संभाली तो उनका सपना सिर्फ गाड़ियां बेचना नहीं था, बल्कि महिंद्रा को आईटी, खेती और हवाई जहाज बनाने जैसे कई अलग अलग क्षेत्रों में विस्तार। उनकी इसी दूरदर्शी सोच ने आज महिंद्रा ग्रुप को 100 से ज़्यादा देशों तक पहुंचा दिया है। आनंद महिंद्रा की सबसे बड़ी खूबी उनका राइज दर्शन है। उनका मानना है कि इंसान को कभी अपनी सीमाओं में बंद कर नहीं रहना और हमेशा कुछ नया और अलग सोचने की हिम्मत रखनी चाहिए। न केवल भारत में बल्कि विदेशों की भी कई बड़ी कंपनियों को खरीदकर महिंद्रा ग्रुप का हिस्सा बनाया। इसके अलावा उन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों और पेड़ लगाने जैसे कामों पर जोर दिया। उनकी नेटवर्थ आज अरबों में है, लेकिन फिर भी वे अपनी सादगी और दूसरों की मदद करने के अंदाज के लिए जाने जाते हैं। बिजनेस के अलावा आनंद महिंद्रा का दिल समाज सेवा में लगता है। वे नन्ही काली जैसी मुहिम के जरिए लाखों गरीब बच्चियों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। साथ ही वे युवाओं को हुनर सिखाने के लिए मुफ्त ट्रेनिंग स्कूल भी चलाते हैं ताकि उन्हें अच्छी नौकरियां मिल सके। सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं, जहां वे आम लोगों के टैलेंट की तारीफ करते हैं और नौजवानों को आगे बढ़ने की प्रेरणा। इन्हीं कामों की वजह से भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण जैसे सम्मान से नवाजा है। कुल मिलाकर आनंद महिंद्रा हमें सिखाते हैं कि बड़ी सफलता के साथ साथ एक अच्छा इंसान बनना भी बहुत ज़रूरी है। आज आनंद महिंद्रा के जन्मदिन पर डीए न्यूज़ प्लस और हम सब उन्हें बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं देते हैं। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। इस बार एजेंसी ने दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर जैसे शहरों में एक साथ छापेमारी की। इस जांच के घेरे में नेता, बड़े कारोबारी और कुछ सरकारी अधिकारी में आए। दुर्ग में भाजपा नेता चतुर्भुज राठी के घर और दफ्तर पर टीम पहुंची, जहां अमर इंफ्रा कंपनी से जुड़े कागजों की बारीकी से जांच। इसी तरह भिलाई में गोविंद मंडल और बिलासपुर के एक बड़े ज्वेलरी शोरूम में, जो कि विवेक विकास अग्रवाल लोगों का बताया जा रहा है, अधिकारियों ने डेरा डाला हुआ है। बताया जा रहा है कि पूरी कार्रवाई शराब घोटाले से जुड़ी है। दरअसल इस मामले में फरार चल रहे आरोपी विकास अग्रवाल और अनवर ढेबर के बीच के कनेक्शन को खंगाला जा रहा है। ईडी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है शराब सिंडिकेट के जरिए और भारत माला प्रोजेक्ट के जरिए पैसों का लेन देन कैसे हुआ और ये पैसा कहां कहां लगाया गया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, इस केस की परतें और गहरी होती जा रही है। शराब घोटाले के साथ ईडी की नज़र भारत माला प्रोजेक्ट में हुए मुआवजे के बड़े बहुत लंबे खेल पर भी है। जांच में यह बात सामने आई है कि कुछ रसूखदार लोगों ने पहले से ही उन जमीनों को खरीद लिया जहां से सड़क गुजरने वाली थी, ताकि बाद में सरकार से मोटा मुआवजा वसूला जा सके। इसमें राजस्व विभाग के कुछ कर्मचारियों जैसे पटवारी और इंस्पेक्टरों की भूमिका भी पूरी तरह शक के दायरे में है। आरोप है कि उन्होंने फर्जी फाइलें बनाकर मुआवजे की लंबी रकम और मंजूरी दिलाई। ये मामला अब छत्तीसगढ़ के करीब 12 जिलों तक फैल चुका है, जिनमें रायपुर, कोरबा और धमतरी जैसे बड़े जिले शामिल हैं। कई पुराने कलेक्टर और ऊंचे पदों पर बैठे अफसरों से भी इस बारे में पूछताछ हो सकती है, ऐसा ईडी के सूत्र बता रहे हैं। इस पूरे मामले का सच सबसे पहले ईओडब्ल्यू की जांच में सामने आया। फिलहाल ईडी इस पूरे नेटवर्क में शामिल भारतमाला प्रोजेक्ट में बिचौलियों और प्रॉपर्टी डीलरों की कुंडली खंगाल रही है, जिससे आने वाले दिनों में कुछ लोगों की गिरफ्तारी और कुछ बड़े रसूखदार लोगों के बारे में खुलासे होने की पूरी उम्मीद है। इंतजार करिए। इंदौर में आज से जनगणना से जुड़ा एक बेहद अभियान शुरू हो गया, जो पूरे 1 महीने यानी 30 दिन तक लगातार चलेगा। ये 2027 में होने वाली मुख्य जनगणना का पहला कदम है। ये छत्तीसगढ़ में भी शुरू है, जिसे मकान सूचीकरण यानी घरों की लिस्टिंग का काम कहा जा रहा है। इसके तहत नगर निगम की टीमें हर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में भी शहर के हर घर और परिवार तक पहुंचेंगे। इस दौरान 33 सवालों की एक लिस्ट होगी, जिनमें मकान की बनावट से लेकर परिवार की सुख सुविधाओं से जुड़ी जानकारी मांगी जाएगी।
नगर निगम कमिश्नर ने इस काम को समय पर और सही तरीके से पूरा करने के लिए शहर को कई ब्लॉकों में बांट दिया। इस अभियान की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा रहा है कि इंदौर के चप्पे चप्पे को कवर करने के लिए करीब 5000 से ज़्यादा कर्मचारियों की फौज मैदान में उतारी गई है। 4200 से ज़्यादा लोग डेटा जुटाने का काम करेंगे और उनके ऊपर नज़र रखने के लिए 700 से ज़्यादा सुपरवाइज़र। इन सभी कर्मचारियों को पिछले कई दिनों से खास ट्रेनिंग दी गई ताकि फील्ड में उन्हें कोई दिक्कत ना आए। अभियान के दौरान नगर निगम के सभी 22 जोनल ऑफिसों को एक्टिव कर दिया गया है इंदौर में, और वहां के बड़े अधिकारियों को इस काम की सीधी जिम्मेदारी। इंदौर के नागरिकों से निगम कमिश्नर की अपील है कि अभी जब ये कर्मचारी उनके दरवाजे पर आए तो घबराए नहीं, बल्कि खुलकर उनका सहयोग करें। ये डेटा भविष्य में शहर के विकास और सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचाने के लिए जरूरी है। नागरिकों से अनुरोध है कि वे पूछे गए सभी 33 सवालों के बिल्कुल सही और सटीक जवाब दें, चाहे मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़। ये राष्ट्रीय काम सफलतापूर्वक पूरा हो सके। कश्मीर और जम्मू के बीच सफर करने वालों की तकलीफों को दूर करने के लिए एक बड़ी खुशखबरी। अब जम्मू से श्रीनगर की दूरी तय करना न केवल आसान हो गया, बल्कि वक्त भी कम लगेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से पहली बार 20 कोच वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ट्रेन की सबसे खास बात यह कि अब जम्मू से श्रीनगर का सफर सिर्फ 4 घंटे 50 मिनट में पूरा हो जाएगा। पहले इस दूरी को तय करने में काफ़ी ज़्यादा वक्त और मशक्क़त लगती थी, लेकिन अब यह सफ़र काफ़ी आरामदायक हो गया। ये नई ट्रेन हफ्ते में 6 दिन चलेगी, सिर्फ मंगलवार को इसकी छुट्टी रहेगी। समय की बात करें तो यह सुबह 6:20 बजे जम्मू से निकलेगी और सुबह 11:10 बजे श्रीनगर पहुंच जाएगी। वापसी में सुबह 8 बजे श्रीनगर से चलेगी और दोपहर 12:40 बजे जम्मू आ जाएगी। रास्ते में कटरा, रियासी और बनिहाल जैसे स्टेशनों पर भी रुकेगी। पहले इस रूट पर सिर्फ 8 कोच की ट्रेन चलती थी, लेकिन यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए 20 कोच लगा दिए गए हैं। इससे अब पर्यटकों और अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले भक्तों को टिकट बुकिंग में आसानी होगी। ये रेल सेवा इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। इस रास्ते में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल और भारत का पहला केबल वाला रेलवे ब्रिज पड़ता है। साथ ही पीर पंजाल की सबसे लंबी सुरंग से होकर यह ट्रेन गुजरती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह ट्रेन कश्मीर के किसानों के लिए भी वरदान साबित होगी, क्योंकि इसके जरिए भारी मात्रा में सेब और चेरी दिल्ली जैसे शहरों तक जल्दी पहुंच रहे हैं। अब तक करीब 5 लाख लोग ट्रेन सेवा का फायदा उठा चुके हैं। वंदे भारत की खूबियां कम नहीं है। ट्रेन कश्मीर की कड़ाके की ठंड और -10 डिग्री तापमान में भी बिना रुके चल सकती है। ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जिससे पाइपों के अंदर पानी नहीं जमेगा। सफ़र के दौरान यात्रियों को डोगरी और कश्मीरी जायके का स्वाद भी चखने को मिलेगा। रेल मंत्रालय अब इस रूट को डबल ट्रैक करने की भी योजना बना रहा है, ताकि भविष्य में और ज़्यादा ट्रेनें चलाई जा सके और लोगों का सफ़र और आसान और खुशनुमा हो। आज 1 मई है। महीने की शुरुआत ही हमारी जीवन और जेब से जुड़े कई बड़े बदलाव लागू हो गए। सबसे ज़्यादा असर कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम पर, जिसकी कीमत में 994 रुपये की भारी बढ़ोतरी। अब दिल्ली में एक सिलेंडर 3071 रुपये 50 पैसे का मिलेगा। सीधा असर बाहर खाने वालों पर पड़ेगा, क्योंकि रेस्टोरेंट और कैटरिंग वाले अब खाने पीने की थाली और नाश्ते के दाम बढ़ाएंगे। आम जनता के लिए राहत की बात यह है कि घर में इस्तेमाल होने वाले रसोई गैस और पेट्रोल डीजल की कीमतों में अभी कोई बदलाव नहीं आया। दूसरी बड़ी खबर ऑनलाइन गेम खेलने वालों के लिए। आज से देश में ऑनलाइन गेमिंग रूल्स 26 लागू हो गए। इसके लिए एक नई सरकारी संस्था बनी है जो सभी ऑनलाइन गेम्स पर नज़र रखेगी। अब गेम खेलने के लिए उम्र और सीमा तय होगी। बच्चों के लिए माता पिता के कंट्रोल वाले फीचर्स भी दिए जाएंगे। सरकार ने पैसे वाले जुआ गेम्स पर सख्ती दिखाई है और विदेशी गेमिंग कंपनियों को भारत के नियमों को मानना ही होगा। इससे गेमिंग की लत और धोखाधड़ी जैसी समस्याओं में कमी आने की उम्मीद है। तेल और ईंधन के बाजार में भी सरकार ने कुछ अहम फैसले लिए हैं। अब डीजल और हवाई जहाज के ईंधन एटीएफ को विदेशों में बेचना कंपनियों के लिए सस्ता हो जाएगा, क्योंकि सरकार ने इन पर लगने वाली ड्यूटी घटा दी। इससे तेल कंपनियों को फायदा होगा। साथ ही अब हवाई जहाज के ईंधन में दूसरे विकल्पों को मिलाने की इजाज़त दी गई है, जो पर्यावरण के लिहाज से एक अच्छा कदम है।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा बदलाव। संयुक्त अरब अमीरात यूएई अब तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक से अलग हो गया है। ओपेक वह संस्था है जो दुनिया भर में तेल की सप्लाई और उसकी कीमतें तय करती है। अब यूएई अपनी मर्जी से तेल का उत्पादन बढ़ाएगा। इससे दुनिया भर में तेल की सप्लाई बढ़ेगी और उम्मीद जताई कि आने वाले वक्त में कच्चे तेल की कीमतें कम हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो भारत आने वाले दिनों में डीजल पेट्रोल सस्ता होने की भारत में भी संभावना बन सकती है। आज की चर्चा में इतना ही। इजाजत दीजिए शकील साजिद को। नमस्कार।